हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल झारखंड एसएम इग्नाइट, जहां हम करते हैं झारखंड की तैयारी झारखंडी स्टाइल में। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं संथाल परगना टेनेंसी एक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम जेपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इससे हर साल 10 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं। मतलब 5 क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म रहते हैं। और अगर आप सीएनटी और प्लस एसपीटी एक्ट दोनों साथ में पढ़ लेते हो तो आप समझो कि 20 नंबर के आपके क्वेश्चंस यही इकलौता ये दो टॉपिक आपको दे देगा। तो इसीलिए जेपीएससी का ये मोस्ट फेवरेट टॉपिक है। अब सीएनटी एक्ट क्या होता है, एसपीटी एक्ट क्या होता है? सीएनटी एक्ट के लिए मैं ऑलरेडी वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर रखी हूँ। जिस किसी ने भी सीएनटी एक्ट को नहीं देखा है वो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके वो वीडियोस को ज़रूर देखें, क्योंकि वहाँ पे मैं बहुत ही आसान तरीके से सीएनटी एक्ट को करवाई हूँ। और हाँ, सॉरी फॉर द डिले, मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी। अब मैं कोशिश करूँगी कि आपकी वीडियोस टाइम पे आए। तो देखो, सीएनटी एक्ट और एसपीटी एक्ट में मेजर डिफरेंस मैं ऑलरेडी सीएनटी पे बताई थी कि ये जो 18 डिस्ट्रिक्ट है ना, ये वाला जो 18 डिस्ट्रिक्ट है ये सीएनटी एक्ट के अंदर अंदर आता है। और यहाँ पे जो 6 डिस्ट्रिक्ट है वो एसपीटी एक्ट के तहत आता है। अब कौन सा 6 डिस्ट्रिक्ट है और क्या क्या कैसे क्या क्या प्रोविजन थे, इसका इवोल्यूशन कैसे, वो सब हम आगे देखेंगे। तो देखो, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, इसके सप्लीमेंट्री प्रोविजन, ये है आपका पूरा एक्ट। और ये क्या करता है, हम जो संथाल परगना में जितने भी लैंड है उसको लैंड को प्रोटेक्ट करता है। और जिस कोई भी इलीगली स्नैच कर लिया है, उस लैंड को छीन लिया है, तो वो लोग को जस्टिस प्रोवाइड करता है इस एक्ट के तहत। तो सबसे पहले देखो, ये संथाल जो लैंड है इसकी मांग कैसे शुरू हुई। देखो, यहाँ पे पहले आपको पता है कि ब्रिटिशर लोग आना शुरू कर दिए थे। अब ब्रिटिशर धीरे धीरे लैंड को जमींदारी सिस्टम से और भी बहुत तरीके से लैंड को ऑक्युपाई करना लेना शुरू कर दिए थे। टैक्स इम्पोज करते थे, अगर टैक्स नहीं भर पा रहे हैं तो वो लोग लैंड को स्नैच कर लेते थे। तो इसी तरह यही सारी चीज़ें संथाल परगना में भी हो रही थी। तो यहाँ पे कुछ फेमस रिवोल्टर थे जिसका नाम था सिंधु कान्हू, चांद भैरव और इसकी सिस्टर थी फूलो झानो। ये सब मिल करके संथाल रिवोल्ट करते हैं। अब ये रिवोल्ट क्यों होता है, क्या है, ये हम सब डिटेल देखेंगे रिवोल्ट वाले वीडियो में, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, उसका वीडियो जब मैं बनाऊंगी तो ये संथाल रिवोल्ट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब संथाल रिवोल्ट हुआ। संथाल रिवोल्ट होने के बाद संथाल परगना को बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? 1855 में बनाया जाता है। भागलपुर और बीरभूम वाले कुछ एरियाज को अलग करके हम लोग संथाल परगना बनाते हैं। ठीक है, अब संथाल परगना बन गया। अब संथाल परगना बनने के बाद यहाँ के लैंड को कवर करने के लिए कोई तो एक्ट आना चाहिए। इसीलिए 1872 में संथाल परगना टेनेंसी एक्ट आता है। ये सबसे पहले यहाँ के लैंड को गवर्न करने के लिए, यहाँ रैयत के लिए सबसे पहला एक्ट लेके आता है। इसके पहले यहाँ पे कोई ऐसा एक्ट नहीं था जो यहाँ के लैंड को गवर्न करे। ठीक है, उसके बाद फिर इसी एक्ट को रिव्यू करने के लिए मिस्टर गैंजर जो होते हैं वो एक कमेटी बैठाया जाता है जिसको हेड बनाया जाता है मिस्टर गैंजर। उस कमेटी का नाम था एसपी इंक्वायरी कमेटी। ये कब बनता है? 1837 में बनता है। और सारे डिस्कशन के बाद फाइनली डिसाइड करता है कि संथाल परगना का अपना एक टेनेंसी लॉ, मतलब लैंड का अपना एक लॉ होना चाहिए। क्यों अलग लॉ? क्योंकि यहाँ पे जो ट्राइब्स रहते हैं वो थोड़ा वनरेबल है। यहाँ मोस्टली पहाड़िया ट्राइब्स रहते थे। तो ये लोग के राइट ऑफ लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए ये लोग बोले कि हम लोग एक अलग से एक लैंड एक्ट लेके आते हैं। हम लोग सीएनटी एक्ट को यहाँ इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। ये अलग ट्राइब्स हैं, यहाँ पे अलग ट्राइबल्स लोग रहते हैं, ये मोस्टली ट्राइबल पॉपुलेटेड एरिया है। तो यहाँ को गवर्न करने के लिए हम एक अलग एक्ट बनाएंगे जिसका नाम था संथाल परगना टेनेंसी एक्ट। इसका फुल नाम था संथाल परगना टेनेंसी सप्लीमेंट्री प्रोविजन। ये कब आता है? 1 नवंबर 1949। जबकि ये जो है वो इनैक्ट कर दिया गया था 1 अप्रैल को, लेकिन इसको फाइनली इंप्लीमेंट किया जाता है 1 नवंबर को। ठीक है, अब देखो संथाल परगना में कौन कौन सा आता है ये मैं बताई। इधर का 18 डिस्ट्रिक्ट है और 6 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन है? एक साहिबगंज हो गया, उसके नीचे पाकुर हो गया, उसके बगल में गुड्डा हो गया, ये दोनों बिहार और बंगाल दोनों से बाउंड्री बनाते हुए दुमका हो गया, फिर ये धनबाद हो गया, ये जामताड़ा हो गया। ये कौन है? साइबर क्राइम कैपिटल है। ठीक है, और ये कब आता है? 1949 में। इसमें टोटल 9 चैप्टर और 72 सेक्शंस होते हैं। ठीक है, अब 9 चैप्टर कौन कौन सा है? पहला इंट्रोडक्शन बताता है, दूसरा विलेज हेड और मूल रैयत के बारे में बताता है कि कौन बनेगा विलेज हेड, कौन होता है मूल रैयत, तीसरा रैयत कौन है, रैयत के क्या क्या प्रोविजंस है। अब जो वेस्ट लैंड है उसका सेटलमेंट कैसे होगा, रेंट कैसे कलेक्ट किया जाएगा यहाँ पे लैंड जो भी है। उसके बाद जो लैंड है, कुछ लैंड को और
फिर से एक्वायर किया जाता है लैंडलॉर्ड के बाद कुछ पर्पस के लिए, तो उसके क्या क्या प्रोविजंस हैं। अब इस लैंड के तहत कोई भी अगर इलीगली कुछ भी कर रहा है तो उसका जुडिशियल प्रोसीड्यूर क्या है, इसका लिमिटेशन क्या है, और कुछ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है जो है मिसलिनियस में पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में मैं टोटल 3 चैप्टर पढ़ेंगे। कल के वीडियो में ये कुछ मतलब टोटल 3 वीडियो में मैं एसपीटी को ख़त्म कर दूंगी। मैक्सिमम 3 वीडियो में तीनों चैप्टर ये पूरा एसपीटी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगी जो कि रिवीजन का वीडियो होगा, प्लस उसके साथ साथ मैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करूंगी जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। किससे में आए हुए, जेपीएससी में आए हुए हैं या कोई अदर स्टेट एग्जाम, झारखंड के स्टेट एग्जाम में कोई क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो वो सब हम एक और वीडियो लेके आएंगे जो इसमें आपको पूरी तरीके से मैं सारी चीज़ें रिवाइज करवा दूंगी। देखो चैप्टर 1 क्या बोलता है। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन। अब हम लोग सीएनटी में पढ़े थे कि चैप्टर 1 था प्रिलिमिनरी, जो कि 1 क्या बोलता है, शॉर्ट टाइटल एंड कमिटमेंट एक्सटेंड, कि इसका टाइटल क्या होगा। तो टाइटल क्या था, मतलब इस एक्ट का नाम क्या होगा। तो इस एक्ट का नाम क्या है, संथाल परगना टेनेंसी सप्लीमेंट्री प्रोविजन एक्ट 1949। ये कब आया था, 1 नवंबर 1949। कहाँ कहाँ इंप्लीमेंट होगा, तो संथाल परगना जो 6 डिस्ट्रिक्ट है, साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा, दुमका, जामताड़ा और धनबाद। अब देखो, अगर तुम्हारा एक एक्ट लेके आया है तो ये एक्ट को कहाँ इंप्लीमेंट करना है, किससे विड्रॉ करना है, ये सब स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा, तभी ये चीज़ें हो सकती है। ठीक है, अगर आप विड्रॉ कर रहे हो इस एक्ट को, संथाल परगना एक्ट को, किसी एरिया से विड्रॉ कर रहे हो तो उसके कुछ कुछ लिमिटेशंस हैं। अब क्या क्या लिमिटेशन है, देखो ये क्या है, इफेक्ट और विड्रॉवल, किस एरिया में लगाना है, किस एरिया से विड्रॉ करना है, वो सारे प्रोविजंस। और इसके लिमिटेशन क्या है कि अगर मान लो ये एक्ट आने से पहले कोई और लॉ चल रहा है तो वो चलता रहेगा, उसको ख़त्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है, राइट और लाइबिलिटी अगर कुछ भी है उसको भी नहीं अफेक्ट किया जाएगा। किसी का राइट है तो वो कंटिन्यू टू उसके राइट को मेंटेन किया जाएगा। ठीक है, अगर कोई पेनाल्टी और पनिशमेंट दिया गया है तो ये एक्ट आने के बाद वो कंटिन्यू रहेगा। ये नहीं कि एसपीटी एक्ट आ गया है तो अब हम पनिशमेंट जो फाइन है वो नहीं भरेंगे, वो आपको भरते रहना पड़ेगा जब तक उसका टाइम लिमिट होगा वो। और कोई भी लीगल प्रोसीडिंग चल रहा है वो भी चलते रहेगा। अगर आप इस चीज़ को विड्रॉ कर रहे हो, कहीं एरिया से ख़त्म कर रहे हो और उसके पहले से कोई लीगल प्रोसीडिंग चल रहा है तो वो चलते रहेगा, उसको विड्रॉ नहीं किया जाएगा। तो विड्रॉवल के ये सारे लिमिटेशंस है भाई, ये बस दिमाग में रखना। ठीक है, 3 में रिपील कर दिया गया, जितने भी प्रीवियस लॉ जो यहाँ पे चल रहे थे उसको हटा दिया गया। अब इसमें हम लोग जैसे कि पढ़े थे उसमें कि इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में इंपॉर्टेंट जो टर्म्स आएंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। अब टेनेंट पता है, अगर लैंडलॉर्ड किसी को ज़मीन दे रहा है तो वो टेनेंट होल्डर हो गया और वो क्या करेगा, इन रिटर्न इसको रेंट भरेगा। तो लैंडलॉर्ड ओनर हो गया। ठीक है, इसको रेंट मिलेगा और ये रेंट भरेगा। एग्रीकल्चर ईयर इसमें माना जाता है 1 अप्रैल को, बैसाख वाला समय को। भुगुत बंद हम बताए थे ना, मोटेज गिरवी रख देते हैं अपने ज़मीन को, बंदी में रख देते हैं और आप उसके लिए एज अ फाइन या रेंट भरते हो। और जब आप वो रेंट भर देते हो तो आप जाके जिसको आप ज़मीन गिरवी रखवाए हो वो वहाँ से ले आते हो। खास विलेज, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। व्हाट इज़ खास विलेज, जिसपे ना कोई मूल रैयत होता है ना कोई विलेज हेड होता है, उसे हम लोग बोलते हैं खास विलेज। खास विलेज किसे कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका कोई मूल रैयत नहीं होता और जिसका कोई विलेज हेडमैन नहीं होता है। डिप्यूटी कलेक्टर, ऑब्वियस सी बात है, ये डिप्टी कमिश्नर और डिप्यूटी कलेक्टर का यहाँ पे रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा डिप्यूटी कमिश्नर का, ये रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ये सब को या फिर टेनेंसी वगैरह को देखता है। फिर विलेज हेडमैन, विलेज के जितने भी लैंड वैंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स है ये सबसे पहले यही देखता है। उसके बाद संथाल सिविल रूल, जो यहाँ के कस्टम्स प्रैक्टिसेस जो है ना वो सारे इम्प्लीमेंट कराता है, वो सारी चीज़ों को बताते हैं। एब ओरिजिनल, जो वहाँ के मूल निवासी है, मूल निवासी वहाँ के ट्राइबल जो मेनली पहाड़िया थे। ठीक है, अर्लीस्ट ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, जो वहाँ के ओरिजिनल मूल निवासी है उसको बोलते हैं एब ओरिजिन। तो चैप्टर 1 में हम लोग क्या देखें, 1 देखें कि इसका टाइटल क्या है, कब ये इम्प्लीमेंट किया गया, और क्या देखें हम लोग, ये कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट होगा, इसका एक्सटेंट क्या है। दूसरा में हम लोग क्या देखें कि अगर एक्सटेंट और लिमिट विड्रॉ कर रहे हैं तो कौन कौन सी चीज़ विड्रॉ नहीं होंगी। तीसरा रिपील कर दिया गया। चौथा हम लोग इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखें। ठीक है, ये क्या था, इंट्रोडक्शन था। अब हमेशा इंट्रोडक्शन होता ही है स्टार्टिंग में। उसके बाद दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, विलेज हेडमैन और मूल रैयत के बारे में बताएगा कि विलेज हेडमैन कैसे बनेंगे, बनने के बाद इसको क्या क्या चीज़ें दी जाएंगी, और मूल रैयत कौन कौन है, किसे कहते हैं मूल रैयत। तो सबसे पहले 5th बताता है खास विलेज का। अगर आप खास विलेज में क्या है,
यहाँ पे ना ही मूल रैयत है ना ही विलेज हेडमैन है। अब यहाँ विलेज हेडमैन को अपॉइंट करना है तो इसको कैसे अपॉइंट किया जाएगा? सबसे पहले यहाँ के जितने भी रैयत है या तो लैंडलॉर्ड है वो एप्लीकेशन फाइल करेंगे, और जितने भी जमाबंदी रैयत है, अगर मान लो कि रैयत और कोई लैंडलॉर्ड है, अपना एप्लीकेशन फाइल किए डीसी के पास कि मुझे विलेज हेड बनना है, तो अगर यहाँ पे 2/3 ऑफ दी जमाबंदी रैयत जो यहाँ के रैयत है इसका 2/3 मतलब 75% अगर बोलता है कि हाँ इसे बनाना चाहिए, मान लो लालू है, बोलेगा कि हाँ लालू ठीक है, लालू को आप बना दो विलेज हेड, तो लालू क्या बन जाएगा? वहाँ का विलेज हेड बन जाएगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? 2/3 का कंसेंट होना चाहिए, तभी वो बन सकता है। ठीक है। 6 पढ़ते हैं नॉन खास विलेज, जिसका नॉन खास इसका अपोजिट हो गया, जिसमें विलेज हेड भी होते हैं, मूल रैयत भी होते हैं। अगर वहाँ पे मान लो जो विलेज हेड है ना, जो मुखिया है या फिर मांझी, अगर वो मर जाता है तो लैंडलॉर्ड को 3 महीने के अंदर में डीसी को रिपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। और डीसी क्या करेगा? देखेगा उसका कोई बच्चा है जो कि फिट है तो उसको विलेज हेड बना दिया जाएगा। अगर देखेगा वो अनफिट है या फिर अच्छे दिमागी कंडीशन में नहीं है या फिर कोई बच्चा है ही नहीं, तो वो इलेक्शन के थ्रू नया विलेज हेड को अपॉइंट करेगा। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि 3 महीने के अंदर में डीसी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। कौन इन्फॉर्म करेगा? लैंडलॉर्ड करेगा। ठीक है। 7 में क्या है कि अगर मान लो विलेज हेड बना दिए, तो अब मान लो किसी को भी अपॉइंट किया जाता है तो वो शपथ लेता है ना, तो वो डीसी के पास जा कर के शपथ लेगा और काबुलियतनामा पढ़ेगा, पट्टा, ये लीगल चीज़ें हैं। और वो क्या करेगा ना, स्टेट गवर्नमेंट ये डीसी के सामने वो जा कर के सारी चीज़ पढ़ेगा और बोलेगा कि जैसा स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बनाएगा उसी के तहत हम सारे अपने ड्यूटीज़ को हम सर्व करेंगे। कहाँ पे? उस विलेज के अंदर में। ठीक है। अब 8 क्या बोलता है कि मान लो कि अगर आप विलेज हेड बन गए तो 3 महीने के अंदर अंदर लैंडलॉर्ड आपको आकर के जितने भी रिकॉर्ड ऑफ राइट है, जितने भी जमाबंदी है, वो आपको लाके दे देगा कि हाँ देखिए ये सारी चीज़ें, जितने भी सबके लैंड्स के रिकॉर्ड्स ये हैं, कौन कौन जमाबंदीज है, ये सब आपको लाके देगा। ये 3 महीने के अंदर में आपको देना पड़ेगा। जिस दिन विलेज हेड का अपॉइंटमेंट होगा उस डेट से लेकर के 3 महीने के अंदर में ये आपको देना पड़ेगा। कौन देगा? लैंडलॉर्ड देगा। ठीक है। उसके बाद 9 बोलता है कि अगर विलेज हेड पहले तो बन गया, बहुत लाला बोला कि हाँ हम बनेंगे, लेकिन बाद में बोलता है नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा, मुझे नहीं करना, अब मैं किसी और को दे करके मैं शहर चला जाता हूँ। लेकिन ये चीज़ नहीं हो सकता, वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता अपने राइट्स को, अपने ऑफिस को किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। उसके बाद 10 बताता है कि जो भी वेकेंट लैंड है, जितना भी रिकॉर्ड में है, जितने भी संथाल लैंड है, उसके अलावा जो भी कोई जंगल टाड़ी है जो खाली है, वो सारे लैंड का जो है वो जो भी आ करके वहाँ पे सेटल्ड होता है उसको मूल रैयत बोलते हैं। मान लो एक जगह है, इसको काट करके यहाँ रहने वाला जगह बना दिया गया, तो वो कौन कहलाएगा? मूल रैयत, मूल रैयत का जोत। ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट, पहले यहाँ मैं बता देती हूँ। 11 क्या बताता है कि अब देखो विलेज हेड बन गया, विलेज हेड अपने विलेज को मैनेज करने के लिए कुछ तो फंड चाहिए ना, वो फंड कहाँ से आएगा? ये फंड, मान लो आप ये लैंड में कुछ गलती कर रहे हो तो इसमें हम फाइन लगाएं या और भी कुछ चीज़ें लगाएं, वो सब इसमें जाएगा। अब इस फंड को निकालना भी है ना, तो उसमें भी आपको डीसी का, डिप्यूटी कमिश्नर का परमिशन लेना पड़ेगा। देख रहे हो डीसी का कितना इंपॉर्टेंस है। एक चीज़ और मैं बता दूं, यहाँ मैं भूल गई थी बताने, जो संथाल परगना है ना, उसको पहले हम लोग जंगल तारी ट्रैक भी बोलते थे या फिर दामीन आइको भी बोलते थे, और एंशिएंट टाइम में इसको नारी खंड भी बोलते थे। तो इसके ये सब भी नाम है, बस इसे दिमाग में रखना क्योंकि एग्जाम जेपीएससी पूछ सकता है ये सारे क्वेश्चंस। अब हम लोग चैप्टर 3 देखेंगे। चैप्टर 2 हम लोग चैप्टर 2 को जल्दी से रिवाइज करते हैं। अब चैप्टर 2 में सबसे पहले क्या बोला? 5 क्या बोला कि खास विलेज होगा, इसके विलेज हेड को अपॉइंट करना है। विलेज हेड को अपॉइंट करने के लिए 2/3 ऑफ दी कंसेंट होना चाहिए, किसका? जमाबंदी रैयत का। 6 क्या बोलता है? नॉन खास विलेज है, इसमें जो है इसका विलेज हेड मर गया है तो 3 महीने के अंदर में डीसी को क्या देना पड़ेगा? इन्फॉर्म करना पड़ेगा। 7 क्या बताता है कि अगर विलेज हेड अपॉइंट हो गए हैं तो उसको पट्टा और काबुलियतनामा पढ़ना होगा, किसके सामने? डीसी के सामने, और शपथ लेना पड़ेगा। 8 क्या बोलता है कि मान लो कि आपके जैसे लैंडलॉर्ड है, आप विलेज हेड बन गए तो 3 महीने के अंदर में आपको सारे जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स है, पेपर्स है, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स है, सब आपको विलेज हेड को देना पड़ेगा। 9 बोलता है कि नो, आप कोई भी
मान लो कि 9 बोलता है कि आप विलेज हेड ना अपने पोस्ट को, अपने ऑफिस को किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। 9 मीन्स नो, कांट ट्रांसफ़र। 10 बोलता है कि अगर कोई भी वेकेंट होल्ड है, वेकेंट लैंड है, अगर इसको किसी ने बसाया है, उसको हम लोग बोलते हैं मूल रैयत। और 11 बोलते हैं कि विलेज हेड का रिवार्ड फंड, विलेज हेड का रिवार्ड फंड, उसको यूटिलाइज करके वो विलेज में काम करेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे, अब देखो क्लास ऑफ टेनेंट, 3 तरह के क्लास ऑफ टेनेंट होते हैं, 3 तरह के क्लास ऑफ टेनेंट होते हैं। चैप्टर 3 में रैयत के बारे में पढ़ेंगे। 3 तरह के क्लास ऑफ टेनेंट होते हैं। एक रेसिडेंट्स, जो वहाँ के रहने वाले, जमाबंदी रैयत हो। एक हो गए नॉन रेसिडेंट, वो वहाँ पे काम तो कर रहे हैं लेकिन वहाँ के रेसिडेंट नहीं है, ना उसकी फैमिली वहाँ पे रहती है। और न्यू रैयत, जो नया रैयत अभी अभी बनाया गया है एसपीटी एक्ट के बाद, वो लोग हो गए। अब इसके बाद देखो, ये 12 हो गया, 3 क्लास ऑफ रैयत होते हैं। उसके बाद 13 क्या होता है ना, कि 13 बताता है कि हम लोग लैंड का यूज कैसे कैसे करेंगे। ठीक है, लैंड को किस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें यह भी बताया है कि आप लैंड को, कोई भी रैयत किसी भी तरीके से लैंड को यूज कर सकता है, लेकिन 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 वो उसके वैल्यू को खत्म नहीं कर सकता। ठीक है, उस लैंड को अनसुटेबल नहीं बना सकता, या कि वहाँ पे इंडस्ट्री खोल दिए जो कि लैंड को डिग्रेड कर दिया, ये सब काम नहीं कर सकता। वो एग्रीकल्चर लैंड को नॉन एग्रीकल्चर में नहीं बना सकता। अगर बनाना है तो आपको लीगल परमिशन लेना पड़ेगा, किससे? डिप्यूटी कमिश्नर से। ठीक है, अब 14 क्या बोलता है? 14 देखो क्या बोलता है कि रैयत को हम लोग हटा नहीं सकते, रैयत को प्रोटेक्शन मिला है। अगर रैयत को हटाना है, अगर वो कोई गलत काम कर रहा है, तो उसके लिए हमको डीसी का ऑर्डर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या दे रहा है? रैयत को प्रोटेक्शन मिल रहा है कि ऐसे लैंडलॉर्ड कभी चाहे हटा दे, ऐसा नहीं हो सकता भाई, उसको भी प्रोटेक्शन मिला हुआ है। 15 बोला है। अब हम लोग 13 पढ़े, यूज ऑफ लैंड। अब हम लोग किस तरीके से लैंड को यूज करेंगे? सबसे पहले 15 क्या बोलता है? हम लोग चाहे तो लैंड में ब्रिक्स बना सकते हैं, टाइल्स बना सकते हैं अपने यूज के लिए। उसके लिए हम लोग को कोई लाइसेंस फी नहीं देना पड़ेगा। हम लोग क्लोथ मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग को कोई लाइसेंस फी नहीं देना पड़ेगा। 16 बताता है कि हम लोग चाहे तो एक पॉन्ड, इम्बैकमेंट, अरहर पानी के लिए, पानी पटाने के लिए कुछ भी चीज को हम लोग डिग कर सकते हैं, और हम लोग वहां पे फिशिंग एक्टिविटी भी कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग को फिर से कोई फी नहीं देना पड़ेगा। लेकिन 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 फिर से उस लैंड को पोटेंशियल डैमेज नहीं कर सकते आप। अगर आपको कुछ करना है तो आपको डीसी का परमिशन लेना पड़ेगा, या तो डीसी वहां के देखेगा आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। फिर 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे पूछा हुआ सवाल है इस टॉपिक से, कि अगर आप चाहो तो उस लैंड पे फूल, बम्बू, ये सब लगा सकते हो, उसको काट भी सकते हो, उसको गिरा भी सकते हो। लेकिन 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 अगर उस लैंड में अगर महुआ ट्री है तो आप उसको नहीं कट कर सकते। अगर कट करना है तो आपको एसडीओ का परमिशन लेना होगा, सब डिविजनल ऑफिसर। आप सबको लगा कि नहीं डीसी का परमिशन, नहीं, डीसी नहीं, सब डिविजनल ऑफिसर का परमिशन लेना पड़ेगा। आप वो उस लैंड में सिल्क भी रियर कर सकते हो। ठीक है, लैक ग्रो कर सकते हो। 18 क्या बोलता है कि आप अपने लैंड में कोई पक्का या कच्चा हाउस बना सकते हो अपने फैमिली मेंबर्स के, डोमेस्टिक या एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। ठीक है, तो इस तरह हम लोग सेक्शन 15 to 18 बताएं। अब सेक्शन 19 क्या बोलता है कि अगर हम लोग चाहें तो मान लो हम रेंट नहीं पे कर पा रहे हैं, तो हम लोग अपने लैंड को डिवाइड कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं रेंट को। मान लो इतना लैंड, इतना हम नहीं जोत पा रहे, तो ये हम किसी और को दे सकते हैं रेंट पर्पज के लिए। ठीक है, लेकिन 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 यहाँ फिर से एक लेकिन है कि अगर 3 रुपए से कम रेंट कोई लैंड में आ रहा है तो उस लैंड का डिवीजन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये इकोनॉमिकल टाइनी प्लॉट्स हो जाएगा, छोटे छोटे भाग में बांट दे रहे हो, जो कि इकोनॉमी में कोई यूज आएगा नहीं, तो उसको हम लोग नहीं डिवाइड करेंगे, उसमें रेंट का डिवीजन नहीं होगा। ठीक है, फिर 20 क्या बोलता है? 20 बोलता है कि आप लोग, मान लो एसटी है, एबॉरिजिनल ट्राइबल्स लोग को कहते हैं, जो कि संथाल परगना में रहते थे। अब उसको लैंड किसी को ट्रांसफ़र करना है, तो वो कैसे ट्रांसफ़र कर सकता है? किसी उसको सेल, अगर कोई ट्राइबल है वहाँ पे रहता है, वो अपने लैंड को सेल कर सकता है, गिफ्ट दे सकता है, ग्रांट दे सकता है, मोर्टेज करवा सकता है, विल बनवा सकता है, लीज करवा सकता है। लेकिन कब कब? ये सारी चीज़ें, अगर ये सारी चीज़ें करवा रहा है तो उसके लिए आपको रिकॉर्ड ऑफ राइट में सब मेंशन करना पड़ेगा। और दूसरा, इसके लिए आपको डीसी का परमिशन लेना पड़ेगा। डीसी मतलब डिप्यूटी कमिश्नर का परमिशन लेना पड़ेगा। अब लीज 1 साल के लिए ही करवा सकते हैं, या बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, 1 साल या उससे कम समय के लिए लीज पे दे सकते हो। और अगर गिफ्ट करना तो अपने बेटी या फिर सिस्टर को गिफ्ट कर सकते हो।
आप अगर मान लो आपकी विधवा माँ है, उसको आप दे सकते हो। अगर कोई वाइफ आप पे डिपेंडेंट है तो आप उसको दे सकते हो। ठीक है। और मोटाज और सेल करना है, उसका नियम हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये ट्राइबल्स के लिए, ट्राइबल क्या क्या कर सकते हैं, वहां पे जो नॉन ट्राइबल लैंड है उस पर क्या क्या प्रोविजंस है, वो कैसे कर सकते हैं, वो हम लोग सेक्शन 21 में देखेंगे। हाँ देखो, यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट, अगर कोई इलीगली ट्रांसफर कर ले रहा है, ठीक है, तो आप डीसी के सामने जाके कंप्लेन करो। और ये जो कंप्लेन है वो 6 महीने के अंदर में करना होगा। अगर मान लो आप 6 महीने के अंदर में नहीं कंप्लेन किए कि हाँ, तो डीसी खुद से खुद वो केस को उठा करके 2 साल के अंदर में खुद से खुद वो केस को 2 साल बाद वो केस को हैंडल कर सकता है। अगर मान लो कि डीसी भी नहीं वो चीज़ को देखा, ठीक है, तो 30 साल के बाद आपको वो लैंड को रिटर्न करना ही पड़ेगा। डीसी क्या करेगा, उस लैंड को रिस्टोर कर देगा। तो मैक्सिमम आप 30 ही साल तक गलती तरीके से यूज कर सकते हो, उसके बाद तो भाई आप ले ही नहीं सकते। इसलिए बोलते हैं ना, ट्राइबल लैंड्स को नहीं लेना चाहिए। अब देखो 21 क्या बताता है। 21 बोलता है कि आप चाहे तो ट्रांसफर ऑफ रैयत लैंड टू भुगुतपन और कंप्लीट मोर्टेज बाय नॉन एबोरिजिनल रैयत। अभी मैं बताई ना, ट्राइबल लैंड, जो ट्राइबल लोग क्या क्या कैसे गिफ्ट कर सकता है, सेल कर सकता है, लेकिन जो नॉन ट्राइबल है वो सिर्फ और सिर्फ मोर्टेज पे दे सकता है। ओनली मोर्टेज, गिरवी पे ही रख सकता है, और कोई तरीका नहीं है। मतलब आप लैंड दे दिया किसी को तो कुछ समय के लिए दे दिया, आप उसके लिए रेंट पे करो, उसके अलावा, और वो मैक्सिमम 6 साल के लिए ही कर सकते हैं। और 6 साल के बाद आपको रिटर्न करना पड़ेगा। और 6 साल के बाद अगर फिर से आपको वो काम करना है तो फिर से आप तुरंत अप्लाई नहीं कर सकते। आपको 6 साल फिर वेट करना पड़ेगा, उस 6 साल के बाद ही आप अप्लाई कर सकते हो। समझे। और जब आप ये कर रहे हो तो आपको कॉपी किसको देना पड़ेगा, डीसी को देना पड़ेगा। अगर आप 6 साल के बाद लैंड को नहीं रिटर्न कर रहे हो तो आपको 3 महीने का जेल और प्लस 500 का फाइन देना पड़ेगा, या तो दोनों या तो कोई एक देना पड़ेगा, वो डीसी डिसाइड करेगा। अब 22 क्या बोलता है कि रैयत जो है वो अपने होल्ड, मान लो कि रैयत है वो कहीं चला गया, बीमार है या कहीं चला गया है, तो वो इस चीज को विलेज हेडमैन या तो लैंडलॉर्ड या तो एसडीओ को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो 10 साल तक वहां काम नहीं कर रहा है, कल्टीवेट नहीं कर रहा है, तो वो लैंड को अबेंडन माना जाएगा कि वो छोड़ के चला गया है। और आप किसी भी तरीके से अगर उसको ट्रांसफर कर रहे हो बिना भी टीसी के परमिशन से, तो वो इलीगल कहलाएगा। और आप अपने लैंड को किसी को ट्रस्ट पे दे सकते हो, किसी ट्रस्ट, अगर आप जा रहे हो तो आप किसी ट्रस्ट को दे करके जा सकते हो, वो ट्रस्ट वहां पे काम करेगा आपके बिहाफ पे। ठीक है। 23 बोलता है कि आप एक्सचेंज रहती लैंड को नहीं कर सकते। अगर आपको रहती लैंड को, एक लैंड को किसी और लैंड से एक्सचेंज करना है तो उसके लिए आपको डीसी का परमिशन लेना पड़ेगा। साथ ही साथ वो उसी विलेज में या आसपास के विलेज में वो लैंड होना चाहिए, और सेम वैल्यू का होना चाहिए, और फेयर डील होना चाहिए। नहीं कि आप 50,000 का जमीन 10,000 में एक्सचेंज कर रहे हो। ठीक है। अगर अगर ये एक्सचेंज करने के बाद 10 साल तक आप वो जमीन में कल्टीवेशन नहीं कर रहे हो तो वो लैंड अमेंडेंट कहला जाएगा। ठीक है। तो एक्सचेंज करने के लिए आपको डीसी का परमिशन लेना पड़ेगा। अगर आप कर रहे हो बिना डीसी के परमिशन को तो उसे इलीगल मान लिया जाएगा। अब जितना भी आप ये काम कर रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो, 24 क्या बता रहा है, अब जितना भी काम कर रहे हो, सेल कर रहे हो, गिफ्ट कर रहे हो, इल बना रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो, सब चीज को आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। सब चीज को क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है। अगर आपका कोई रेसिडेंशियल लैंड है तो उसका भी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो तो। और अगर आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हो तो रजिस्ट्रेशन फी भी देना पड़ेगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन फी नहीं दे रहे हो तो आपका वो ट्रांसफर नहीं कहलाएगा। 26 बताता है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हो तो उसका क्या वैल्यू, आप लीगली कहीं पे दिखा सकते हो, भाई ये मेरा जमीन है, ये देखो मेरे पेपर में लिखा हुआ है, हम इतने साल को इतने साल के लिए लीज पे लिए हुए हैं। ठीक है। ये आपका ऑफिशियल प्रूफ हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा एसपीटी एक्ट का 3 सेक्शन कंप्लीट हुआ। तो हम लोग जल्दी से रिवाइज करें कि सबसे पहले संथाल रिवोल्ट हुआ, कौन कौन किया बता देना। उसके बाद फिर आपका संथाल परगना बनाया गया जिसमें 6 डिस्ट्रिक्ट था। उसके बाद फिर ये कब बना, 1855 में बना। उसके बाद फिर आपका एक आता है संथाल परगना टेनेंसी एक्ट आता है, कब आता है, 1872 में आता है। उसके बाद फिर रिव्यू कमेटी आता है जो कि मिस्टर गैंजर लेके आता है, कब आता है, 1837 में लेके आता है। उसके बाद फाइनली 1949 में आपका एसपीटी एक्ट आ जाता है, ये 1 नवंबर को इम्प्लीमेंट हो जाता है। ठीक है। अब संथाल परगना में कितने डिस्ट्रिक्ट थे, 6 डिस्ट्रिक्ट थे। ये है आपका साहिबगंज, ये है आपका पाकुर, ये आपका गोड्डा, ये आपका दुमका, ये आपका धनबाद, और ये आपका जामताड़ा। ये 6 एरिया में आपका संथाल परगना एक्ट लगेगा। ठीक है। उसके बाद फिर हमें बताई थी कि एसपीटी ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रिक्ट है सीएनटी के कंपैरिजन में।
उसके बाद हम लोग बताए थे कि हम लोग इसमें 9 चैप्टर्स पढ़ेंगे और 72 सेक्शंस पढ़ेंगे। 9 चैप्टर में 3 चैप्टर हम लोग पढ़े हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3। चैप्टर 1 में हम लोग 4 सेक्शन पढ़े थे, 1 से 4। ये अगर आप पॉलिटी पढ़े होगे तो उसमें हम लोग पढ़े थे यूनियन 1 से 4 है, सिटीजनशिप 5 to 11 है, और फंडामेंटल राइट कितना से है, 12 से लेके 35 तक है, लेकिन यहाँ पे 26 तक है। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़े थे पहला में इसका टाइटल क्या होगा, कहाँ कहाँ इंप्लीमेंट होगा। दूसरा में हम लोग पढ़े थे कि स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू कहाँ कहाँ विड्रॉ कर सकता है, कहाँ कहाँ अपने लॉ को इम्प्लीमेंट करवा सकता है। 3 पढ़े थे कि क्या क्या रिपील कर दिया गया है। 4 पढ़े थे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। सेक्शन 2 में पढ़े थे खास विलेज में विलेज हेड का अपॉइंटमेंट कैसा होगा। फिर हम लोग पढ़े थे 6 में पढ़े थे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 6 में पढ़े थे नॉन खास विलेज में अगर विलेज हेड का डेथ हो जाता है तो 3 महीने के अंदर में हम लोग का डीसी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अब 7 हम लोग पढ़े थे कि अगर विलेज हेड को अपॉइंट कर रहे हैं तो वो पट्टा और काबुलियतनामा पड़ेगा किसके, डीसी के सामने पड़ेगा। फिर 8 पढ़े थे कि ये क्या बोलते हैं, 9 पढ़े थे कि विलेज हेड अपने होल्डिंग को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। अब हम लोग 8 पढ़े थे कि मान लीजिए कि आपका रिकॉर्ड ऑफ राइट है या कुछ भी है तो लैंडलॉर्ड को 3 महीने के अंदर में, जिस दिन विलेज हेड का अपॉइंटमेंट हो रहा है उसके अंदर अंदर इसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। ठीक है, 10 पढ़े थे मूल रैयत कौन होता है। 11 पढ़े थे कि विलेज हेड का रिवॉर्ड फंड कौन सा है। ठीक है, अब चैप्टर 3 में हम लोग पढ़े थे, यहाँ देखो 12 से लेकर के कहाँ तक है, 26 तक। इसका नाम क्या है, विलेज हेड या मूल प्लस मूल रैयत। ठीक है, नहीं सॉरी, इसका नाम है आपका रैयत। चैप्टर 2 का नाम है विलेज हेड प्लस मूल रैयत। अब इसमें हम लोग 12 में पढ़े थे कि 3 तरह के 3 क्लासेस ऑफ रैयत होते हैं। 13 में पढ़े थे कि यूज़ ऑफ लैंड, हम लोग लैंड का यूज़ कैसे कैसे कर सकते हैं। 14 में पढ़े थे कि रैयत को प्रोटेक्ट करता है, रैयत का प्रोटेक्शन इविक्ट नहीं किया जा सकता है। 15 से 18 तक पढ़े थे। 15 में हम लोग पढ़े थे कि हम लोग ब्रिक वगैरह बना सकते हैं। 16 में पढ़े थे पॉन्ड फिशिंग कर सकते हैं। 17 में पढ़े थे हम लोग कि महुआ के पेड़ को नहीं काट सकते, बाकी सब पेड़ को काट सकते हैं। अगर महुआ के पेड़ को काटना तो हम लोग एसडीओ का परमिशन लेना पड़ेगा। 18 में पढ़े थे कि हम लोग कोई भी बिल्डिंग यहाँ पे बना सकते हैं, एग्रीकल्चर पर्पज़ वगैरह के लिए, अपने फैमिली मेम्बर के लिए बना सकते हैं। उसके बाद हम लोग 19 में पढ़े थे कि डिवीजन ऑफ, हम लोग जो लैंड है इसका रेंट नहीं पे कर सकते तो हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, किसी को और को दे सकते हैं। 20 पढ़े थे कि अगर हम लोग चाहें तो अपने लैंड को किसी और को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एसटी वाले लोग किसको किसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, 21 पढ़े थे कि नॉन ट्राइबल लोग मोटाज में ही दे सकते हैं। ठीक है, गिरवी पे ही दे सकते हैं नॉन ट्राइबल को। 22 में पढ़े थे कि अगर हम मेरा तबीयत खराब है या और कुछ है तो अपने ट्रस्ट को दे सकते हैं, वो ट्रस्ट मेरे बिहाफ पे काम करेगा। लेकिन 10 साल तक अगर आप कोई कल्टीवेशन नहीं कर रहे तो आपको एबेंडन कर दिया जाएगा। 23 में हम लोग पढ़े थे कि हम लोग एक लैंड को दूसरे लैंड से एक्सचेंज करना तो उसके लिए हम लोग को डीसी का परमिशन लेना कंपलसरी है। 24 पढ़े थे कि अगर हम लोग जो भी ये सारी चीज़ें कर रहे हैं उसके लिए हम लोग को रजिस्टर करना पड़ेगा, और रजिस्टर करने के लिए हम लोग को रजिस्ट्रेशन फ़ी देना पड़ेगा। और 26 पढ़े थे कि इसका इफेक्ट क्या होगा, कितने इसको हम लोग ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स की तरह रख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग एसपीटी एक्ट के 3 चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और एटलीस्ट मैं अपने स्टूडेंट्स जो मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, एटलीस्ट मैं उनसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि अगर उनको मेरा वीडियो पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो यार। एक लाइक करने में क्या ही जाता है, इससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है कि मैं सही ट्रैक पे पढ़ा रही हूँ या नहीं पढ़ा रही हूँ। तो मिलते हैं हम कल के वीडियो में, लेक्चर 2 में एसपीटी का। तब तक के लिए बाय, जोहार।